नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबर में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि घोसी में बड़ी जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर घोसी में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। इंडिया गठबंधन का दिखा दमदार असर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन का दमदार असर दिखा है। घोसी उपचुनाव में 5 सितंबर को उपचुनाव हुए थे। एनडीए के मंसूबे पर फिरा पानी और घोसी में सुधाकर सिंह ने जीत हासिल कर ली है। तो बता दें कि एनडीए के दारा सिंह को मिल सकती है करारी शिकस्त। समाजवादी पार्टी जीत के करीब पहुंच रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को मिले हैं 74,946 वोट। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को मिले हैं 49,813 वोट। तो समाजवादी पार्टी घोसी में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन का दमदार असर देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि एनडीए के मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ी ही देर बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ था और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुके हैं। सुहानी, देखिए घोसी में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है जीत की ओर लगातार बढ़ रही है। सुहानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो बता दें कि जो लगातार घोसी से आपको अपडेट दे रहे हैं कि घोसी में समाजवादी पार्टी अपनी जीत की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को 49,813 वोट मिले हैं। वहीं घोसी उपचुनाव का आज परिणाम आ रहा है जिसमें बता दें कि इंडिया गठबंधन का दमदार असर देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है। तो सुधाकर सिंह को बड़ी जीत मिलने की तरफ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए के दारा सिंह को थोड़े वो पीछे नजर आ रहे हैं। तो घोसी उपचुनाव का आज रिजल्ट सामने आ रहा है। सुहानी का एक बार फिर से रुख करते हैं। सुहानी, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव में अपनी जीत की तरफ बढ़ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी नंदिनी, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि घोसी चुनाव एक बहुत बड़ा एक संग्राम से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का लिटमस पेपर माना था और जिस तरह से कयास लगा रही कि बीजेपी में दारा सिंह की जीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पूरा जो मामला देखने को मिल रहा है तो साफ जो देख सकती है किस तरह से सुधाकर सिंह ने 25,000 वोट से दारा सिंह को पीछे छोड़ दिया और 77,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वही जो दारा सिंह को 53,000 वोट मिले हैं। तो बता दें कि इस घोषित जो 10 मैदान में थी, लेकिन वहीं तक है 783 को तीसरे नंबर पे है। अब साफ तो ये बात देखा जाए कि किस तरह से जो है सुधाकर सिंह को जिस तरह से वोट मिला, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो है वहाँ पे जीत हुई है। बात की जिस तरह से लगातार दारा सिंह के पक्ष में योगी आदित्यनाथ जिले के लगातार तमाम बड़े जो दिग्गज नेता है वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए गए थे और अपना पूरा ताकत उसमें झोंके थे। कहा जा रहा था कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव के लिटमस पेपर माना जा रहा है। वही आप साफ तौर पर देख सकती है कि जिस तरह से सपा अपनी बढ़त बनाती जा रही है, जो 21वें राउंड में भी वो अपनी बढ़त बना रही है, 77,000 वोट से आगे है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये सपा की जीत हुई है। वही जीत होने के बाद तमाम जो नेता है उनका इस पर बयान भी आ रहा है। जो शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव की जय और सपा की जय। वही साथ में ये भी कहा है कि जिस तरह से जो बीजेपी से सीख सकती है कि क्या और कैसे जीत होना चाहिए, सिर्फ पैसे और तमाम ऐसे बयानबाजी हो रहा है। वही आपको बता दें कि उनकी राजभर भी बयान दिए हैं कि जब हम बीजेपी जीतती तो कहा जाता है कि ईवीएम की गलती है। अब क्या सपा नहीं कहती कि ईवीएम की गलती है किसे? तो इस तरह से बयानबाजी जो है नेताओं की अब लगातार आ रहा है। इस सुहानी, एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और इसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर दिया है और अखिलेश यादव ने भी घोसी की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। तो क्या कुछ अभी तक और अपडेट सामने आ रही इस पूरे जीत को लेकर? जी रंजनी, बता दें आपको कि ये जो घोसी में 6 साल में चौथी बार उपचुनाव हुआ है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था घोसी चुनाव, क्योंकि आप बता दें कि 6 राज्यों में इस 7 विधानसभा सीट पर चुनाव रहा, लेकिन सबसे ज्यादा उपचुनाव का जो मुद्दा था वो घोसी चुनाव का था और कहीं ना कहीं ये पूरा जो घोसी चुनाव लोकसभा से जोड़ा जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि आखिर इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी। लेकिन आप रात में देख सकती हैं कि जो सुधाकर सिंह जीत होते हुए देखा जा रहा है। और जो अपडेट जो आ रहा है बता दें संजय निषाद ने भी इस तरह से ये बोला है कि तो आप
आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिवपाल यादव का जो पलटवार उन्होंने बताया कि इंडिया दैट इज भारत, जहाँ भारत माता की जय संतान और एक सम्मानित नागरिक है। और उन्हें ज्यादातर ये भी कहा है कि जिस तरह से शिवपाल यादव जो बोल रहे हैं कि आप बीजेपी से सीखे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ से बताया कि आप देख सकते हैं कि जब आप लोग ईवीएम का लेकर हमको आरोप लगाते हैं तो आप क्या आरोप यहाँ पे ईवीएम गलत है, तो आप देख सकते जिस तरह से काउंटिंग सुबह से हो रहा था, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो रहा था और अभी भी उसी तरह से काउंटिंग हो रहा है। तो ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि ये जो काउंटिंग है वो शासन प्रशासन और पुलिस के पूरे गिराव पे वही मीडिया भी वहाँ पे मौजूद है और तमाम यहाँ पे देख रहा है कि काउंटिंग अभी भी हो रहा है, पूरे राउंड चल रहा है और 77,000 वोट से जो है दाता सिंह को मिला है, 25,000 वोटों से जो दारा सिंह को पीछे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बड़ी जीत एक सपा को मिल रहा है। इस हिसाब से अभी जानती है सुहानी, कितने राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है? देखिए नंदिनी, अभी 34 राउंड में कहा गया था कि पूरी काउंटिंग पूरी हो जाएगी और 21वें राउंड चल रही है और साथ ही जानती है कि राउंड जो है अब बहुत कम बच चुके हैं और बहुत कम ही राउंड है, जिससे कि 21वां राउंड चल रहा है। 34 राउंड में पूरा जो है चुनाव का परिणाम आ जाएगा। साथ ही अब देख सकती है कि जो पूर्वांचल है, पहले कोई घोसी पूर्वांचल सीट एक बड़ी अहम लोकसभा चुनाव। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। ज्ञानवापी सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी के सर्वे और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की भारतीय पुरातत्व संरक्षण की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत ने 8 सप्ताह अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया। बता दें कि गुरुवार से ज्ञानवापी में सर्वे का काम मस्जिद कमेटी के विरोध के कारण रुका था। वहीं अब अदालत के आदेश के बाद फिर से सर्वे शुरू होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को एएसआई के आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत का आदेश एएसआई के पक्ष में आ गया है। तो एक बार फिर से एएसआई जो है ज्ञानवापी मामले को लेकर अपना सर्वे जारी रखेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, एएसआई एक बार फिर से अब अपनी सर्वे जारी रखेगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर? जिस प्रकार से एएसआई ने एक अर्जी दी थी कि सर्वे जारी रखने के लिए उसका 8 सप्ताह का समय दिया जाए। बात की जाए तो जिस प्रकार से जिला जज ने उसकी ये बात सुनी और एएसआई के हक में फैसला दिया कि एएसआई को सर्वे के लिए और भी समय की जरूरत है, जिसको मुहर लगाई है। 8 सप्ताह यानी 56 दिन का समय एएसआई को सर्वे के लिए दिया गया है। बृहस्पतिवार से सर्वे का काम बनता है क्योंकि मजादिया कमेटी ने आपत्ति जताई थी कि जिस तरीके से लगातार सर्वे का काम हो रहा है, मंदिर को किनारे लगाया जाता है, ऐसे में 600 साल से ज्यादा पुरानी जो मस्जिद है उससे खतरा लगातार बनता जा रहा था और जिस तरीके से मजादिया कमेटी इस बात से आपत्ति दर्ज करा रही थी, जिससे बृहस्पतिवार में सर्वे का काम बनता। ऐसे में दोनों पक्षों की दलील कोर्ट में सुनी गई और बात की जाए तो जिला जज अजय ने साफ तौर पर एएसआई के हक में फैसला सुनाया और 56 दिन का समय सर्वे के लिए और भी मंजूरी दे दी है। इसके पहले सर्वे में जितनी भी चीजें निकल के सामने आई है, बाकायदा उसका एक डेटा रखा गया है। उस डेटे को बाकायदा कचहरी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पूरे सर्वे के बाद सभी जो चीजें निकल के सामने आएंगी उनको एक जगह एकत्रित करके पूरा डेटा बना के साथ यहाँ पे कोर्ट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद ये पूरी चीज निर्धारित हो पाएगी कि आखिर किसका इस पर एक अधिकार। जी विवेक, देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगला एक्शन अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से एएसआई को सर्वे के लिए 8 सप्ताह का समय और दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। हर बार मुस्लिम पक्ष आपत्ति दर्ज कराती है, याचिका दायर करती है कि सर्वे का काम रुक जाए। 1-2 दिन तक सर्वे का काम सर पर रहता है, लेकिन उसके बाद भी एएसआई तमाम दलीलों को देते हुए अपने हक में फैसला मनवाई लेती है। जिस प्रकार से एक बार सर्वे का काम शुरू हुआ है तो बिना सर्वे का काम पूरा किए बिना कोई निष्कर्ष निकल नहीं सकता है। एएसआई की इसी दलीलों को बात की जाए तो जिला जज ने माना और एएसआई को 8 सप्ताह का समय और भी दे दिया। देखने वाली बात होगी कि पूरे मुस्लिम पक्ष अपनी क्या पक्ष रखता है, क्या वो हाईकोर्ट की तरफ रुख करता है या फिर 8 सप्ताह तक इंतजार करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी देखिए विवेक, कहा जा रहा है कि अदालत ने 56 दिन का पूरा समय दे दिया है और एक तरफ मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका भी लगा है, और क्या कुछ अदालत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है?
देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार दोनों ही पक्ष अपनी दलील पेश कर रहे थे जी। अदालत में जिला जज के सामने, तो दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी गई। एक पक्ष ये कहता था कि कहीं ना कहीं सर्वे का काम जो लेट हो रहा है वो एएसआई की लेट नफीसी की वजह से हो रहा है। सर्वे का काम एएसआई जानबूझकर जो है वो लेट कर रही है, जिससे मस्जिद को खतरा बनता ही जा रहा है। ऐसे में एएसआई ने अपने तमाम दलीलें दी और अब तक के सर्वे का ब्यौरा देते हुए कहा कि सर्वे में रोजाना कुछ न कुछ चीजें सामने आ रही है। ऐसे में सर्वे को पूरा करने के लिए हमें और भी समय की जरूरत है। 8 सप्ताह का समय एएसआई ने बकायदा जिला जज के सामने रखा और जिला जज ने उनकी दलीलों को सुनते हुए एएसआई के अपना फैसला देते हुए 56 दिन की मोहलत एएसआई को और भी दे दी है। अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एएसआई के हक में यह फैसला लिया गया है। जी, तो क्या कुछ जिस तरीके से एएसआई की वही पुरानी टीम सर्वे करेगी या कुछ लोग और नए लोग इस टीम में शामिल किए जाएंगे? देखिए, ये काम एएसआई का है। एएसआई डिसाइड करेगा कि उनकी टीम में कौन कौन लोग आएंगे या वो टीम नई होगी या पुरानी होगी। इसके पहले अगर बात की जाए तो तमाम बड़े लोगों से संपर्क किया गया था, आईआईटीएन से संपर्क किया गया था और इस तरीके से बात की जाए तो तमाम वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया गया था, जीपीआर तकनीक का सहारा लिया गया था कि मस्जिद को कोई नुकसान न हो, बिना मस्जिद के मूलभूत संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का काम पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हो पाए। ऐसे में ये निर्णय एएसआई का है तो टीम में बदलाव करती है या नहीं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर एरा मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीपीटी के छात्र आर्यन सिंह के तौर पर हुई मृतक की शिनाख्त। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर छात्र की मौत का मामला है। 6ठी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कॉलेज के छात्रों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं कॉलेज के छात्रों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। अधिक ज्यादा जानकारी के लिए पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। रैंकिंग के एंगल की भी जांच कर रही है पुलिस। रैगिंग के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। ये खबर लखनऊ से है, जहां पर एक छात्र की मौत का मामला है। मृतक के परिजनों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो पुलिस सुसाइड नोट खोजने का भी प्रयास कर रही। बताया जा रहा है कि कॉलेज की छत से गिरकर छात्र की मौत हुई है। अभी तक बरामद नहीं हो सका है सुसाइड नोट। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के एरा मेडिकल कॉलेज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि एरा मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत हो गई, जिसकी लगातार पुलिस अब पूछताछ कर रही है और जांच भी कर रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए एरा हॉस्पिटल की, तो एरा हॉस्पिटल में कल एक फिजियोथेरेपिस्ट के एक जो छात्र है, आर्यन नाम है उसका, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में 6ठी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मौत के मामले में जिस तरीके से बात की जाए, पुलिस अपनी जो जांच कर रही है, उन जांचों में कई पहलू हैं। यानी कि बात की जाए रैगिंग से जुड़े हुए, यानी कि रैगिंग होगा, उसके साथ में जो छात्र लोग रह रहे थे, आखिर उसके साथ क्या कुछ प्रताड़ना की जा रही थी, ऐसे कई पहलू हैं जिन पहलुओं पर जो जांच करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में किसी तरीके के किसी भी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजों में जो मामले सामने आते हैं रैगिंग के, तो कहीं ना कहीं रैगिंग का भी मामला हो सकता है। फिलहाल इन सभी मामलों पर अभी किसी तरह की पुलिस ने कोई मोहर नहीं लगाई। और साफ तौर से अगर बात की जाए एरा मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि रैगिंग का ये मामला नहीं है। फिलहाल आखिर जिस दिन उसने आत्महत्या की है, जिस तरीके से उसकी गिर करके मौत हुई है, क्योंकि इस मामले को लेकर के एरा की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि एक सुसाइड का मामला है। और जिस दिन उसने सुसाइड किया है, उस दिन इसको जो बात की जाए वहां की छुट्टी थी, लेकिन वो ड्रेस में एरा पहुंचा और जहां पर एमबीबीएस की जो बिल्डिंग थी, वहां का वो छात्र भी नहीं था, वो फिजियोथेरेपिस्ट का साथ था। और एमबीबीएस की जो बिल्डिंग थी, आखिर फिजियोथेरेपिस्ट क्लास से वो एमबीबीएस की बिल्डिंग तक कैसे पहुंचा, ये इस मामले की तफ्तीश जो है, इस पर किसी नतीजे पर ना तो पुलिस पहुंची है, ना ही एरा मेडिकल कॉलेज की तरफ से इस मामले को लेकर के किसी तरह का बयान दिया गया है। परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए नंदनी जी, इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए जो परिजन की, तो परिजन तो लगातार इस मामले को लेकर सदमे में जरूर है। लेकिन परिजन का साफ तौर से कहना है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, कहीं ना कहीं उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं वो जी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जो कॉलेज कैंपस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जो भी खुलासा होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से जो सुसाइड की तरफ ये सुई पूरी घूम रही है तो सुसाइड अभी पुलिस भी इस मामले को नहीं मान रही, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी ये पूरा मामला संदिग्ध मान रही है। वो वजह ये है क्योंकि जी जिस कलीम, तरीके से अभी कॉलेज कई जो प्रशासन बयान ने क्या कुछ कहा है उस छात्र के बारे में, क्या कुछ उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है अभी तक कोई? देखिए नंदिनी जी, इस मामले को लेकर के अगर एरा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, जिस तरीके से एरा मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट था वो मानसिक रूप से बीमार था और वो लगातार उसकी दवाई भी चल रही थी, जिसके कारण वो अक्सर दवाइयां खा करके डिप्रेशन में भी रहता था। लेकिन आखिर इस वजह की जो बात की जाए, ऐसा इस मामले को लेकर के परिजन की तरफ से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था, क्योंकि ये जो एक हादसे से जुड़ी हुई घटना है, क्योंकि ये हादसा है या फिर आत्महत्या या फिर ये हत्या, ये तीन पहलू जो हैं, इन पहलुओं की जो जांच की बात की जाए, उस पहलुओं की जांच की सुई जो है वो पुलिस तलाश रही है और पुलिस साफ तौर से दावा कर रही है कि अगर इस मामले में किसी तरह की जो तहरीर मिलती है उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जाहिर सी बात है इस मामले की तफ्तीश के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फिर चाहे स्कूल का प्रशासन हो या फिर जो स्टूडेंट की बात की जाए या फिर जो साथ ही क्लासमेट है उनकी अगर बात की जाए, अगर रैगिंग से जुड़ा हुआ मामला है तो जाहिर सी बात है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो घोसी उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया। इंडिया गठबंधन का दिखा दमदार असर। एनडीए के मंसूबे पर फिरा पानी। आपको बता दें कि 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव हुआ था। आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सपा के सुधाकर सिंह को मिली बड़ी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा के सुधाकर सिंह को बड़ी जीत मिली है। एनडीए के दारा सिंह को मिली करारी शिकस्त। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को मिले 74,946 वोट। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को मिले 49,813 वोट। घोसी उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव हुआ था जिसका आज परिणाम सामने आ गया है। इंडिया गठबंधन का दमदार असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को बड़ी जीत मिली है। घोसी में 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को 49,813 वोट मिले हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि फहद याजदानी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने नैनीताल के भवाली से गिरफ्तार कर लिया है। अलाया अपार्टमेंट मामले में फरार चल रहा था बिल्डर फहद याजदानी। 2 बजे तक लखनऊ लाया जा सकता है फहद। पुलिस को लंबे समय से फहद की तलाश थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर फहद याजदानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही कि अलाया अपार्टमेंट के फहद याजदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 2 बजे तक फहद को लखनऊ लाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, फहद याजदानी को बताया जा रहा है कि 2 बजे तक लखनऊ लाया जा सकता है पूछताछ के लिए। क्या कुछ अधिक जानकारी है?
देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए फहद याजदानी की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है अलाया अपार्टमेंट जो एक हादसे का शिकार होकर के पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई थी। इस मामले को लेकर के 3 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी, उसके बाद से जो फहद याजदानी की बात की जाए वो लगातार फरार चल रहा था। इस मामले को लेकर के वो हाईकोर्ट भी गया था और हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन अगर बात की जाए इस मामले को लेकर के जो लोग पैरवी कर रहे थे, उस पैरवी के बाद से लगातार फहद याजदानी की जो गिरफ्तारी के प्रयास थे और फहद याजदानी लगातार फरार भी चल रहा था और उसका 1-2 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसमें उसने कई पहलुओं की जांच करने की बात कही गई थी। लेकिन अब बात की जाए जिस तरीके से जो एक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जो खबर सामने आई है वो ये है कि फहद याजदानी को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी जो बात की जा रही है वो नैनीताल के भवानी इलाके से कहा गया। और इसके साथ साथ जो बात कहा जा रहा है कि इस मामले में जिस तरीके से फहद याजदानी की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद उसको लखनऊ लाया जाएगा और लखनऊ में उससे पूछताछ करने के बाद उसको जेल भी भेजा जाएगा। फिलहाल अभी इस मामले की अगर बात की फहद याजदानी के साथ साथ और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी जी, अगर इस मामले की बात की जाए तो 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अगर फहद याजदानी की बात की जाए तो केवल एक मीडिया पर अपना वीडियो जारी करते हुए पुलिस से इस मामले में तफ्तीश करने की बात कह रहा था। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई को लेकर के साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो फहद याजदानी की जो गिरफ्तारी होगी उसमें तो इसके साथ और जो बिल्डर का सहयोग कर रहे थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन अभी ये खुलना बाकी है कि आज जो बिल्डिंग धराशायी हुई थी उसमें जो मटेरियल लगा था या फिर जो बिल्डिंग अवैध रूप से तैयार की गई थी उसके पीछे कारण क्या था और इन लोगों का कौन कर रहा था। जाहिर सी बात है जो अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूरी तरीके से संलिप्त था, क्योंकि बिना उसकी परमिशन के जिस तरीके से अवैध रूप से ये बहुमंजिला इमारत खड़ी की गई थी, वहां पे लोगों को आवास दिए गए थे और जो लोग वहां से बेघर हो गए, तो ये एक बड़ी लापरवाही एलडीए की भी रही थी। इस मामले को लेकर के अगर मंडलायुक्त की बात की जाए उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी जो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन वो भी इस मामले को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि फहद याजदानी की जो गिरफ्तारी है, तो अगर ये गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होंगे, उस खुलासे के बाद जो एलडीए के दोषी कर्मचारी हैं क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रदेश में विकास प्राधिकरणों का माया जाल, आम जनता का हो रहा जीना मुहाल। तेजी से अवैध बिल्डिंगों का हो रहा निर्माण, मानकों को नजरअंदाज कर बन रहे अनजान। अब जिम्मेदारों से होंगे तीखे सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में प्राधिकरणों का मकर जाल सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम